नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में हम एमएसएमईज के लिए अलग अलग थीम्स पर सेशंस करते हैं ताकि स्मॉल बिजनेसेस बदलते दौर के लिए खुद को तैयार कर सकें। आज हम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर हो रहे एक्शन पर फोकस करेंगे, उसकी बारीकियों और इंडस्ट्री की उम्मीदों पर मंथन करेंगे। डिलेड पेमेंट्स के मोर्चे पर ट्रेड्स की भूमिका का जायजा लेंगे। हमें आज के इस सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं केतन गायकवाड़, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड RXIL, और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पावर टू SME, फॉर्मर CMD NSIC। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत डॉक्टर कुमार से। डॉक्टर कुमार, प्रावधान के मुताबिक बायर को MSME सप्लायर की पेमेंट 45 दिनों में करनी होती है। इसको लेकर जैसे आप जानते हैं MSMEs के काफी कंसर्न्स रहे हैं। इसको एड्रेस करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके इम्पैक्ट को आप कैसे देख रहे हैं और पेमेंट साइकिल में क्या सुधार दिख रहा है? मेरे विचार से पूरी तरह से अवेयरनेस है बायर्स में भी और MSMEs के अंदर भी कि ये उनका 45 डेज में पेमेंट का जो लीगल प्रोविजन है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसके लिए जो मैकेनिज्म तैयार किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की रिपोर्टिंग होगी एनुअल अकाउंट्स में भी, और एक स्टेटमेंट भी जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, तो इससे काफी एडवांटेज हुआ है। और ये प्रोविजन जो है बहुत ही इफेक्टिवली अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ये आउटस्टैंडिंग की समस्या जो पिछले कई वर्षों से बहुत ही सामने लाई गई है, इनको फोर फ्रंट में लाया गया है, तो गवर्नमेंट ने इसमें और अधिक इनिशिएटिव लिए हैं और ट्रेड्स उसमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पर तो फिर भी मेरा ये कहना है कि अभी जो लेटेस्ट फिगर्स है उसके हिसाब से 10 लाख करोड़ से ऊपर अभी भी जो ओवर ड्यूज हैं वो खड़े हुए हैं। तो इसमें हालांकि बहुत अवेयरनेस आई है, बहुत काम हो रहा है और इसका लीगल प्रोविजंस का इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है, परंतु वॉल्यूम्स की वजह से और अधिक इस पे काम करने की जरूरत है और सेंसिटाइज करने की जरूरत है बायर्स को पर्टिकुलरली, कि वो अपने जो लीगल ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा करें। डॉक्टर कुमार, यानी 45 दिनों में पेमेंट को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक डिलेड पेमेंट्स के कारण 10.7 लाख करोड़ स्टकअप हैं। इंडस्ट्री ये भी बताती है कि खातों के SMA यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाने का एक प्रमुख कारण पेमेंट में देरी है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि कई अकाउंट्स में जो डिलेड पेमेंट की वजह से बैंकों के डिफॉल्ट हो जाते हैं या डिले हो जाती हैं, उसकी वजह से बैंक्स तो 90 डेज का जो अपना उनका तरीका है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज में SMA 0 से SMA 1, SMA 2, SMA 3 और NPA अल्टीमेटली करने का, वो प्रोविजन उनको तो इम्प्लीमेंट करना है। उनकी भी अपनी रिक्वायरमेंट है बैंकिंग की बासिल 2 के हिसाब से। तो डिलेड पेमेंट एक रीजन है जिसकी वजह से MSMEs के अकाउंट्स SMA में जाते हैं। और परंतु मैं ये कहूंगा कि उसके बावजूद भी मेजॉरिटी केसेस में जो एक बायर्स की तरफ से ऑब्लिगेशन पूरा होना चाहिए वो हो रहा है। और इसका एक रिवर्स इफेक्ट ये हो रहा है कि अब MSMEs जो हैं इसमें चूंकि बायर्स के लिए डिफिकल्टी हो रही है, तो वो आपस में एग्री कर रहे हैं कि हम इसकी MSMEs को प्रोविजंस को लागू नहीं होंगे अपने ऊपर, और हम डिक्लेयर ही नहीं करेंगे। वो कुछ केसेस में ये कह रहे हैं कि आप MSME का अपना जो टैग है उसको ही छोड़ दीजिए ताकि हम आपको ऑर्डर्स देने में दिक्कत ना हो। तो ये थोड़े से एडवर्स इम्प्लीकेशंस भी आ रहे हैं। केतन जी, ये दौर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का है और ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो MSMEs के एक प्रमुख चैलेंज फाइनेंसिंग पर काम कर रहा है। इस स्पेस में काफी हलचल है और कई संभावनाएं हैं। बदलते डायनामिक्स पर आप अपनी राय दे सकें। देखो, ट्रेड्स गॉट स्टार्टेड इन 2017, द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जब पहला ट्रांजैक्शन हुआ 2017 में। दैट टाइम देयर वाज अ एप्रीहेंशन कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बट द बायर्स वर स्केप्टिकल, दे डिडंट वांट टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म। उनको आना जरा डर लग रहा था कि हमारे यहाँ हाथ से कंट्रोल जाएगा पेमेंट का। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी हैव सीन इज दैट लॉट ऑफ बायर्स आर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। सो इफ यू लुक एट द फिगर्स which you are talking about,
Today, almost four platforms are there, and four platforms are doing almost discounting worth around 20,000. In month of October, we have done worth of 20,000 discounting, 20,000 crores worth of discounting. Till now, over the last 5 years, 5 साल में कुछ 4 लाख करोड़ के इनवॉइसेस डिस्काउंट हुए हैं. 50,000 almost 6,000 buyers are there on the platform, completely which are active, and we have around 1 lakh sub MSMEs which are onboarded on the for 3 platforms which are all together. So the and ये क्यों इम्पोर्टेंट है और सबको जानना जरूरी क्यों है इस ट्रेड्स के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हेन द एमएसएमईज जो एचपी साहब ने बताया कि कुमार साहब ने बताया कि पेमेंट आती नहीं है बाहर से. So Threads is one platform where you can get the payments immediately within the time. That means you have to get onboarded on the Threads platform. That's why it's very important for MSMEs to note that उनको प्लेटफॉर्म में क्या होता है, 3 पार्टिसिपेंट होते हैं. एक बायर होता है, एक सेलर होता है, एमएसएमई सेलर, और एक फाइनेंशियर होता है. इसमें इसकी खासियत क्या है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की, इज दैट द एमएसएमई इज गेटिंग द पेमेंट which is completely dependent on the credit risk of the buyer. So that means the MSME is getting the payment which is without recourse. That means tomorrow the buyer is defaulted, there is no recourse back to him. So that is the whole part, that tomorrow when he does the supply and the buyer comes and accepts it, जब buyer आके accept करता है invoices को, तो financiers उसके ऊपर bid करते हैं. The higher the credit grade of the buyer, that means अगर credit grade अगर buyer का अच्छा रहेगा तो उसके लिए उसकी फाइनेंसिंग जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है. व्हाट वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज दैट लॉट ऑफ बायर्स, पहले क्या होता था कि बायर्स आते नहीं थे प्लेटफॉर्म पे, बट अभी क्या हो रहा है कि बायर्स आर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, दे आर एक्सेप्टिंग द प्लेटफॉर्म बिकॉज हियर दे सी द होल डायनामिक्स ऑफ डिस्काउंटिंग. केतन जी, तो आंकड़ों के माध्यम से आपने ट्रेड्स की तस्वीर पेश की है. देखा जाए तो प्लेटफॉर्म पर एक तरफ एमएसएमईज हैं तो दूसरी तरफ बायर्स हैं, वहीं फाइनेंसर्स और इंश्योरेंस प्लेयर्स भी हैं. आप उद्यमियों को यह बता सकें कि कैपिटल को एक्सेस करने में एमएसएमईज को कितना समय लगता है, साथ ही आप कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग पर भी राय दे सकें. That the beauty of the platform is completely digital. ये completely digital platform है. So that means when the MSME uploads the invoice on the platform, assuming he is already registered, when वो जब रजिस्टर हो जाता है, वो उसके लिए सिर्फ 1 घंटा लगता है उसको रजिस्टर करने में, और उसके बायर को रजिस्टर करने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ केवाईसी एंड ड्यू डिलिजेंस ऑन द प्लेटफॉर्म. एंड वंस ही गेट्स रजिस्टर्ड, द इनवॉइसेस कैन स्टार्ट फ्लोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म. सो दैट मीन्स टुडे if the supplier onboards his particular, gets onboarded and he uploads his invoices, the invoices get accepted by the buyer, assuming that the ideal case scenario which happens, the invoices are accepted by the buyer, the financier bids for it, the MSME supplier को दूसरे दिन सुबह पेमेंट मिल जाता है. That means within 24 hours he gets his payment in his account, and this is completely cash. Now coming back to the rate of interest, the rate of interest जो उनको मिलता है, if you compare it with the bill discounting rate which he gets it normally with his own bank, which is a completely a secured limit, जो उनके लिए उनको सिक्योरिटी देना पड़ता है, कोलैटरल देना पड़ता है, उसके अगेंस्ट अगर देखेंगे तो उनको 12-13% पर 12-13% पर इंटरेस्ट मिलता है. द डिस्काउंटिंग होती है उनकी नॉर्मल बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी में. बट अगर यहाँ क्या होता है कि यहाँ इसकी खासियत यह है कि ये बायर अगेंस्ट इट्स प्रेडिकेटेड ऑन द रिस्क ऑफ द बायर. So then higher the credit grade of the buyer, the lower is the rate of interest. So that means if the supplier is supplying to the top rated corporates, the rate of interest will be something between 6 to 7. And if he's supplying to the B rated corporate, then it will be somewhere around 9 to 10%. So that being the case, there is easily a save of around 20 to 30% of cost save for the interest front for the MSME buyer. आइए आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर कुमार, हाल ही में पेश किए गए बजट में ट्रेड्स पर बायर्स की ऑनबोर्डिंग की सीमा को 500 से घटाकर 250 करोड़ किया गया है. इससे इसका दायरा बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन एलिजिबल बायर कंपनीज के मौजूदा नॉन रजिस्ट्रेशन को कैसे एड्रेस करना होगा? आपका कहना सही है कि इसमें एडवाइजरी गवर्नमेंट की तो है कि पहले 500 करोड़ से ऊपर की जो टर्नओवर की कंपनीज थी उनके लिए
एडवाइजरी इशू की गई थी गवर्नमेंट की कि उनको रजिस्टर करना चाहिए ट्रेड्स के ऊपर। जहां तक पब्लिक सेक्टर की बात है तो मैं देख रहा था कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज ऑलमोस्ट सारी रजिस्टर्ड है, एक्सेप्ट 15-20 रह गई थी जो कि 250 करोड़ के ऊपर थी, 500 करोड़ से नीचे थी। तो वो अब मेरे ख्याल है वो भी आ जाएंगी, क्योंकि अब 500 करोड़ की टर्नओवर को 250 करोड़ कर दिया गया है। परंतु आपका जो ऑब्जर्वेशन है कि इनको कैसे कंपेल किया जाए, तो ये एडवाइजरी के थ्रू कंपेल नहीं किया जा सकता। ये केवल मोटिवेट किया जा सकता है इनको, इनके एडवांटेजेस, ट्रेड्स के जो एडवांटेजेस हैं वो बता के और प्रमोट की, और गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस क्रिएट करके ये किया जा सकता है। ये कोई लीगल ऐसा प्रोविजन नहीं है। हालांकि अभी जो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था कि 500 करोड़ से 250 करोड़ तक की जो टर्नओवर की कंपनीज हैं उन सभी को रजिस्टर करना चाहिए ट्रेड्स में। तो मुझे क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये लीगल फॉर्म लेगा, क्योंकि ये बजट का पार्ट है अनाउंसमेंट। और अगर नहीं करती कंपनीज, 250 करोड़ से ऊपर की कंपनीज रजिस्टर नहीं करती ट्रेड्स के ऊपर, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, उनके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये क्लियर नहीं है अभी। केतन जी, लार्ज कंपनियों के ऑनबोर्डिंग पर आप क्या नजरिया रखते हैं, और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसा करने से वो अपनी खुद की सप्लाई चेन को ही मजबूत करेंगे? That all the companies above 250 crores have to get registered on the platform. बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने रजिस्टर तो किया है। देखो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट has told कि get registered, so they've got registered. Whether to do the transaction or not is not something which has been made compulsory or mandatory. The government is actually working with it. In fact, 1 or 2 years back, MSME ministry से भी लेटर गया था, to large companies that they should get registered and they should come on the platform and they should start transacting. इसमें फायदा ये हो रहा है कि the corporates are also seeing the benefits. It is not only favoring this particular trades platform is not only favoring the MSMEs only at all, because the corporates are seeing the benefit in, because there is a rate discovery mechanism that they are reducing the cost of their procurement from the MSMEs. क्या होता है कि देखो, when you ensure that the MSME is supplying, and when you start making the payments after 45 days or when there is a delayed payment, MSMEs also tend to, there is a certain tendency that you add the cost of the, when you ensure that, when you know that payment is going to come after 90 days, there is a cost which is added over there. But now the companies are also negotiating with the MSMEs कि भाई अगर हम ट्रेड्स पर आते हैं तो आप, can you give the, can we get a discount? So what I'm saying is over here is that when the MSMEs are also coming on the platform, their companies are also ensuring that the cost gets reduced. And this is the biggest benefit for the corporates also. The corporates are also coming on the platform. There is a whole lot of interaction which is happening, not only from the MSME ministry side. There's a whole lot of push from Department of Financial Services, Reserve Bank of India, Government of India. Everyone is working together to see how the TREDS platform can enable us to go to a next level of making the payments on the smoother and easier for MSMEs. डॉक्टर कुमार, ये सारी कवायद पेमेंट में देरी पर एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए है। इसी कड़ी में हम आपसे सेक्शन 43BH पर राय लेना चाहेंगे। मकसद एमएसएमईज की मदद करना था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इंडस्ट्री के एक सेक्शन को ही इश्यूज रहे हैं। इस पर आपको इंडस्ट्री से फिलहाल क्या फीडबैक मिल रहा है? कॉर्पोरेट्स को कंपेल करने के लिए कि उनको ये टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा उस प्रोक्योरमेंट या परचेजेस के ऊपर, इसके लिए लाया गया था ये 43 भी। तो इससे एमएसएमई सेक्टर को तो फायदा होना था। परंतु एमएसएमई सेक्टर की जो फीडबैक आ रही है उसके हिसाब से कॉर्पोरेट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर आप कंपेल करेंगे, हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा और हमें नुकसान होगा, तो हम आपको ऑर्डर नहीं देंगे, और या तो आप अपना एमएसएमई सेक्टर का टैग वापस करिए, या फिर हमें मतलब आपस में नेगोशिएट करिए। क्योंकि ये टैक्स का जो इशू है ये थोड़ा हार्श दिखता है कॉर्पोरेट्स को, तो वो थोड़ा एक डिफिकल्टी ये हो रही है कि वो उनके आपस के रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम बताई गई है। तो अब हम लोगों ने ये सजेशन दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री को, कि इसमें आप 45 डेज के कंपल्शन को ना करके, कि इसमें 31 मार्च तक अगर पेमेंट नहीं हुआ तो टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी या उसको एक्सपेंडिचर में वापस करना पड़ेगा। आप ऐसे ट्रांजैक्शंस या ऐसे बिल्स या ऐसे प्रोक्योरमेंट जिसमें बायर और सेलर
एक्सटेंडेड पीरियड के लिए एग्री करते हैं, उस पे कम से कम ये 43BH का प्रोविजन ना इम्प्लीमेंट किया जाए। परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इस बजट में तो कोई इसके बारे में चेंज आया नहीं है, तो 43BH इज गोइंग टू स्टे। और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, चूंकि ये शुरू में नया प्रोविजन था, थोड़ा हार्श था बायर्स के लिए, तो शुरू में थोड़ा सा ये इम्प्लीकेशन नेगेटिव लगे, परंतु मेरे विचार से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सेटल हो जाएगा और लोग इसके डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाएंगे। एसएमई एक्सप्रेस में हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम के कई और पहलुओं पर बात करेंगे। छोटे शहरों से रिस्पॉन्स, राज्य सरकारों के ऑनबोर्डिंग और एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स का लेंगे जायजा। हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। ट्रेड्स पर इस चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं केतन गायकवाड़ और डॉक्टर HP कुमार के साथ। केतन जी, ट्रेड्स का दायरा बढ़ रहा है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो फिर ऐसे में स्मॉल बिजनेसेस का स्मॉलर सिटी से कैसा रुझान है, इस पर आप इनपुट्स दे सकें। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे 1800 बायर्स है और 32,000 suppliers already got registered. 90% of the financing is done for micro and small transactions, micro and small enterprises. And from there also, we are looking at, 1,300 cities have been covered under the Trades platform now, under my platform, RXL platform. And we are seeing, transactions which are happening from tier 2 and tier 3 cities, so that's what. So it being a digital platform, it is not only restricted to the larger cities or the larger clusters, but we are also seeing that ये जो छोटे-छोटे शहर है tier 2 और tier 3 cities, उनसे भी participation है. So we are seeing a very strong participation from these cities. केतन जी, आप कुछ राज्य सरकारों के साथ भी काम कर रहे हैं, क्या मेजर टेकअवेज रहे हैं और इस मोर्चे पर आप क्या कोई सुझाव देना चाहेंगे? So, see, the first successful transaction which we had with the government was government of Goa. Government of Goa जब कोविड चालू था, तब गवर्नमेंट ऑफ गोवा के पास टूरिज्म के पैसे आते थे, तो उनको है ना पेमेंट करना था सप्लायर्स को, MSME सप्लायर्स को. So what they did is they came on the Trades platform. They accepted the invoices. The invoices were accepted, and then that's how the whole story with the government started, with any of the state government started. So the next to pick up the queue from there was Tamil Nadu government. So Tamil Nadu government we got onboarded somewhere around 2 years back, and almost we have done around financing for 2,000 MSME. So almost on a onboarding, or you can say that almost on a monthly basis, we are doing around financing of around 250 crores for Tamil Nadu. Government of Goa has stopped now for the timing because of the cash surplus, but government of Tamil Nadu has started doing transactions almost 2 years back, and we have done financing of around 4,000 crores. So there also we are working with almost 2,000 MSMEs which have got registered. So ये तो government of Tamil Nadu ने और government of Goa ने उनके हाथ में ले लिया और उन्होंने इंश्योर कर लिया कि उनको पेमेंट जो करना है उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को करना है वो सब ट्रेड्स के थ्रू ही हो जाए. So that way they are ensuring that the MSMEs get the payment faster, and the government of Goa and the government of Tamil Nadu makes the payment on the due date which is designated and agreed between the buyer and the seller. And what we have also seen is looking at the success of these two states. Now there are other states also which are where we have signed MOU. So we have signed MOU with Haryana, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh. We are in discussion with Gujarat, Kerala, Karnataka, Uttar Pradesh. So this is, and what is the best part about it is that this is completely coming under the RAM program of MSME department. So RAM program is nothing but, raising and accelerating MSME performance. So this is the program. So we are having monthly reviews with the ministry, MSME ministry. So there is how do we ensure the reach is there for many states. So today the focus is more on the northern eastern states also. We are going to see the success shortly over a period of time that, these states also will come in. डॉक्टर कुमार, MSMEs की एक्सपोर्ट्स में भी बड़ी भूमिका है और वो ग्लोबल वैल्यू चेन में अपनी भागीदारी मजबूत करने की कोशिश भी कर रहे हैं. ट्रेड्स के जरिए MSMEs को ग्लोबल ट्रेड में सपोर्ट करने की बात है. ऐसे में आप एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स की फाइनेंसिंग पर
क्या कहना चाहेंगे? जो भी ग्लोबल वैल्यू चेन में एमएसएमईज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ट्रेड्स बेनिफिट दे रहा है। ये तो नॉर्मल जो प्रोसीजर है, नॉर्मल जो सिस्टम है ट्रेड्स का, उसके अंदर इंडियन बायर, इंडियन सेलर ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट है, तो उनको बेनिफिट ट्रेड्स के माध्यम से मिल रहा है। और जहां तक फॉरेन बायर की बात है, तो चूंकि इसमें एक प्रोविजन है कि बायर ऑल्सो हैज टू रजिस्टर ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, तो फॉरेन बायर्स के जब तक रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन नहीं होगा ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो डायरेक्ट रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग, एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग तब तक मुझे लगता है कि उसके बाद ही हो पाएगी। परंतु ट्रेड्स का जो एक्सपेंशन है, जिस तरह से कंट्री में ट्रेड्स का एक्सपेंशन हुआ है, अवेयरनेस हुई है, मेरा मानना है कि एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग में भी ट्रेड्स का कोई ना कोई एक मॉडल डेवलप होना चाहिए, जिससे कि वो एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स को भी डिस्काउंटिंग में हेल्प कर सके। क्योंकि एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स की जो वॉल्यूम है वो भी पूरे कंट्री में बहुत है, और उनकी भी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही स्ट्रांग है जितनी कि इंडियन एमएसएमई सेक्टर में, इंडियन वैल्यू चेन में है। तो केतन जी, एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स की फाइनेंसिंग पर चलते हुए आप क्या अपडेट देना चाहेंगे? IFSCA अथॉरिटी ने हमको लाइसेंस दिया है, जहां हम ट्रेड्स, समथिंग सिमिलर टू ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, वी हैव सेट इट अप ओवर देयर, वेयर वी आर गोइंग टू डू द डिस्काउंटिंग ऑफ the MSME receivables. Now you, as correctly said by Mr. Kumar, that look, when we have a $5 trillion dream that we want to become a $5 trillion economy, and 2 trillion should come from exports, and 40% of the exports come from MSMEs, then there should be a mechanism, there should be an infrastructure which should be there, and that exact infrastructure, financial infrastructure for export financing is happening out of GIFT City. We are working with the existing corporates, we are working with the existing MSMEs on the TREDS platform, and उसके ऊपर हमको, I would say that we are seeing a good amount of success over there. We are seeing a good amount of I would say in interest over there. ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर एक्शन है और आगे हलचल और बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल केतन गायकवाड, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड RXIL, और डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पावर टू SME, फॉर्मर CMD NSIC, आप दोनों का शुक्रिया इन इनसाइट्स के लिए। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।